रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम क्वांटम नंबर्स पर पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर हमने किए थे। हमने उन क्वांटम नंबर्स को देखा कि क्या उनका रोल है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने शेप्स के बारे में देखा। क्वांटम जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी ऑर्बिटल्स कितने तरीके के होते हैं और शेप्स उनकी क्या होती है, ये सब हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने जो कक्षकों की ऊर्जा है यानी एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, वो हमने देखी थी। तो वहीं से आज हम अपना जो लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हम कर रहे थे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये हमने देखा था। तो हमने देखा था कि जो कक्षों की ऊर्जा होती है, हमने बात की थी 1s 2s इस तरीके से चलती है। तो हमने देखा कि आपके जो सेम एनर्जी वाले, हमने एक इसकी बात की थी कि 1s देन 2s की लगभग 2p के बराबर, देन 3s 3p 3d है ना, 4s 4p 4d है ना, 4f और ग्रेटर देन इस तरीके से। तो जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे आते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हमने बात की थी डीजनरेट। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डीजनरेट। डीजनरेट क्या बोलेंगे उनको? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे हम, ठीक है ना। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि जो 2s और 2p है, 2s और 2p में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो बराबर होती है। समान ऊर्जा वाले कक्षक को हम क्या कहते हैं? डीजनरेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में ये जो हमने बात की है, ये हम हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा इस क्रम में होती है। ये जो कक्षों की ऊर्जा है, ये हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में कक्षकों की ऊर्जा इस तरीके से आपकी होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक क्या होता है? सबसे स्थायी स्थिति के होते हैं। तो इन्हें हम ग्राउंड स्टेट कहलाते हैं। जो 1s वाले होंगे ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। और इस कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा क्या होते हैं? सर्वाधिक प्रबलता से आकर्षित रहते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु में 2s और 2p है, वो क्या है? उच्च कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट में कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? उत्तेजित अवस्था में, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु का जो ये 1s वाला है, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। कैसा? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट इसको कहेंगे हम, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों कहेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और इसके ऊपर वाले जो 2s एंड 2p है बोलते हैं, इनको हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ये वाले जो हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे आपके? ये वाले ग्राउंड स्टेट के कहलाएंगे और ये वाले आपके एक्साइटेड स्टेट के कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा केवल अपनी मुख्य क्वांटम संख्या पर ही नहीं बल्कि उपकोषों पर भी निर्भर करती है ना। जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं जिनमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो सिर्फ
मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर नहीं करती। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्धारित कर रही है ना। जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे निर्धारित कर रही है, यानी इस पे 1 2 इस पे निर्धारित कर रही है। लेकिन जो आपके जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के अलावा, उन पे जो एनर्जी होगी, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम होंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में तो हमें पता है कि एक ही एटम होता है ना। हाइड्रोजन में तो पता है हमें, हाइड्रोजन क्या एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए ये आपके मैंने आपको सीरीज बताई। 1s को मैं ग्राउंड स्टेट कहूंगा, तल्य अवस्था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपकी क्या क्या रहेगा, तल्य आपका ग्राउंड स्टेट में रहता है। और इससे जो ऊपर होता है वो आपका 2s2 पे एक्साइटेड स्टेट में कहलाएगा, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके जा सकता है। 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत पास है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। ये रही हाइड्रोजन की बात। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे, जिनमें क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन में से एक ही था, उसके अलावा वाले। तो उसमें जो एनर्जी होगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो एनर्जी होती है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी किस पे। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में एनर्जी डिपेंड क्वांटम नंबर में तो करेगी, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी है वो एन पे तो डिपेंड करेगी, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साथ ही साथ एल पे भी डिपेंड करती है, एल यानी आपका सब शेल, एस पी डी एफ। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पे जो एनर्जी है वो एन के साथ साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ आपके एसपीडीएफ में भी डिपेंड करती है। किस पे, एसपीडीएफ पे भी डिपेंड करती है, यानी सब शेल्स पे भी क्या करेगी, सब शेल्स में भी डिपेंड करती है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, है ना। तो किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षों की जो ऊर्जा का क्रम है वो एसपीडीएफ होता है। कोई भी आपके पास किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या आप अगर लेते हो, तो किसी एक मुख्य क्वांटम संख्या में, है ना, मैंने आपको बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या के अलावा कक्षक क्वांटम संख्या पर निर्भर कर रही है, यानी दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए एसपीडीएफ की ऊर्जा भिन्न होती है ना। एसपीडीएफ की ऊर्जा भिन्न होती है। सपोज मैं मुख्य क्वांटम संख्या में 2 ले लेता हूँ, मुख्य क्वांटम संख्या में अगर 3 ले लेता हूँ, तो 3 के लिए एल की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। 3 के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 होगी, यानी ये आपका एस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, है ना, एस पी डी हो जाएगा। एक मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और उसके जो उपकोष है प्रिंसिपल एल की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर, उन पे एसपीडी है। 0 1 2 के लिए क्या है, एसपीडी है। तो किसी एक मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जो उपकोषों की ऊर्जा होगी, है ना, वो भिन्न भिन्न होती है, और उनका जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है, एस ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन डी और ग्रेटर देन एफ, है ना। अभी n3 था तो एसपीडी आया। अगर n4 होगा, n4 के लिए आपको पता है n4 के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, n4 के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। और उस टाइम हम क्या लिखेंगे, एस पी डी एफ लिखेंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, क्रम एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी और ग्रेटर देन एफ। ये इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो कक्षों की ऊर्जा का यह क्रम क्या होता है, लड़खड़ा सकता है, ठीक है ना। कक्षों को उच्च ऊर्जा स्तरों में अंतर अधिक होता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, है ना, यानी ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ये जो ऊर्जा स्तर है वो काफी अधिक होता है। तो कक्षकों की जो ऊर्जा का जो ये क्रम है वो लड़खड़ा सकता है। जैसे कि अगर हम 4s और 3d की बात करें, 5s और 6s और 5d की बात करें, 4f और 6p की बात करें, इनमें तो उपकोषों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आपस में प्रति आकर्षण की उपस्थिति है, ठीक है ना।
मैंने आपको बात की कि भाई किसी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षों की ऊर्जा का क्रम s बड़ा p उससे बड़ा, मतलब s सबसे बड़ा p से, p d से बड़ा, d f से बड़ा होता है। उच्च ऊर्जा स्तरों में यह अंतर अधिक होगा। जो उच्च ऊर्जा स्तर होंगे एक्साइटेड स्टेट वाले और ऊपर वाले, उनमें अंतर ज्यादा होता है। तो कक्षों की ऊर्जा का क्रम क्या हो सकता है, लड़खड़ा सकता है। जैसे मैंने लड़खड़ा कैसे सकता है कि 4s, जो 4s है उसकी जो ऊर्जा है वो 3d से कम हो सकती है। 4s की ऊर्जा 3d से कम हो सकती है। 5s की ऊर्जा 6s की ऊर्जा 5d से कम हो सकती है, होती है बल्कि 4f की 6p से, 4f की 6p से। इस तरीके से समझ आ रही है आपको बात। 3d की बड़ी होगी 4s से, 5d की बड़ी होगी 6s से, 6p की बड़ी होगी 4f से, 6p की क्या होगी, बड़ी होगी 4f से। तो ये हो सकता है उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में, उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में ऐसी हो सकता है। तो उपकोशों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आपस में प्रत्याकर्षण की उपस्थिति है। हाइड्रोजन परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित नाभिक के बीच आकर्षण एकमात्र विद्युत होता है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे में प्रत्याकर्षण भी होता है। इस प्रकार एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व प्रति आकर्षण की तुलना में अधिक आकर्षण हो सकता है। ठीक है ना। आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की SPDF की बात करी, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तरों में ये वाला जो क्रम है ये भी क्या हो सकता है, ये वाला क्रम उल्टा भी हो सकता है। जैसे 3D की 4s आ रही है और 5D की बड़ी आ रही है 6s से, जबकि 6s की ज्यादा होनी चाहिए थी 5D से, है ना, ऐसे होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो उपकेशों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण मैंने बहु इलेक्ट्रॉन बताया, क्या बताओ, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बताया। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉनों के आपस में क्या होता है, प्रति आकर्षण होता है। जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रति आकर्षण, प्रति आकर्षण होता है। हाइड्रोजन परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु है उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, और धनावेशित नाभिक के बीच आकर्षण क्या है, एक आकर्षण होता है ना, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन के बीच में क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, होता है। लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण के अलावा परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से प्रत्याकर्षण भी होता है। आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में आपके एक इलेक्ट्रॉन अंदर, एक प्रोटॉन अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है, इनके बीच न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे कि हीलियम हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, हीलियम में क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन तो होता ही होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन तो हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे से क्या कर रहा है, प्रति आकर्षण कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से रिपल्शन भी करता है, प्रति आकर्षण करता है, रिपल्शन करता है, रिपल्शन से भी ये स्थिति पैदा होती है। ठीक है ना, रिपल्शन से भी क्या आती है, ये स्थिति क्या होती है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण के कारण परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से प्रति आकर्षण भी होता है। तो एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व प्रति आकर्षण की तुलना में अधिक आकर्षण होता है। कोई बहु इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी वो रिपल्शन की तुलना में अधिक आकर्षण होती है। तो बाहरी कोशों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों से प्रति आकर्षण क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो बाहरी कोश है यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, प्रत्याकर्षण होता है। दूसरी ओर नाभिक में धनावेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों में आकर्षण क्रियाएं बढ़ती है। नाभिक में अगर धनावेश बढ़ेगा, यानी नाभिक में, न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, आकर्षण ज्यादा पैदा होगा। अंदर कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण बाहरी कोशों का इलेक्ट्रॉन नाभिक के
आवेश को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता, है ना। जो अंदर कोशों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, भाई जो अंदर वाले शेल्स हैं, अंदर वाले सब शेल्स है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उनके कारण जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में नाभिक के आवेश को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। इसका मतलब जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के धनावेश पर आंशिक आवरण के कारण इस आवेश का प्रभाव पूरा नहीं पड़ता। इसे हम क्या कहते हैं, इस ये जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन को नाभिक से परीक्षण कहा जाता है, यानी शील्डिंग कहती है, शील्डिंग कहलाता है ना, शील्डिंग कहलाता है। आपके पास क्या है, सपोज करके ये एटम है और ये आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन है, एक ये आपके पास प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से शील्ड बना लेते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ शील्ड बना देते हैं, जिस वजह से ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इधर नहीं पहुंच पाता। ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई नाभिक यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, वो क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो शील्डिंग के बावजूद नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया आकर्षण बल बढ़ जाता है। भाई मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो हो क्या रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है, जो आपके नाभिक का अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इतना नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर जो अंदर नाभिक में जब आवेश में वृद्धि होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा भी क्या होगा, आकर्षण बल, उनके द्वारा भी क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, है ना। तो ये थी किसकी, शील्डिंग इफेक्ट की कहानी। क्या थी, शील्डिंग इफेक्ट की कहानी। तो आकर्षण और प्रति आकर्षण दोनों क्रियाएं कोशों के आकार और उसमें उपस्थित कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आकर्षण आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो दोनों क्रियाएं हैं वो कोशों के आकार, जो सब सेल हैं, जो आपके सेल हैं उनके शेप, और उसमें उपस्थित जो कक्षक की आकृति है, ऑर्बिटल की जो शेप है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परीक्षण अधिक प्रभावी तरीके से कराते हैं। इसी तरीके से पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की तुलना में अधिक परीक्षण करते हैं, चाहे ये सभी कक्षक एक ही कोश में है। समझ आ रहा है आपको, जो मैंने आपको क्या बात की, जो आकर्षण है यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन है, वो दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, शेल के शेप पे और उसमें जो मौजूद ऑर्बिटल है उसके शेप में। तो जैसे हमने बोला कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी हमने शेप पढ़ी थी स्फेरिकल, पी की डम्बेल, डी की डबल डम्बेल। तो एस ऑर्बिटल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन, जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है एस कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शील्ड कर पाएंगे अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा शील्ड कर पाएंगे एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के कंपेयर में। और पी ऑर्बिटल वाले, जो पी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या कर पाएंगे, शील्ड कर पाएंगे, है ना, ज्यादा शील्ड कर पाएंगे। चाहे वो जो इलेक्ट्रॉन हो एक ही उसमें क्यों ना हो, चाहे सभी कक्षक एक ही कोश में क्यों ना हो, है ना। इसके अलावा एक ही कोश में गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में और पी कक्षक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक के पास अधिक समय व्यतीत करता है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी एक कोश के लिए
जो L बढ़ने के साथ साथ किसी एक कोष के लिए L बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाता है, ठीक है ना। किसी एक शेल के लिए L की वैल्यू अगर बढ़ेगी, किसी एक सेल के लिए L की वैल्यू अगर बढ़ेगी, किसी एक सेल के लिए L की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एक शेल की वैल्यू बढ़ने के लिए, मतलब सॉरी, किसी एक सेल के लिए L की वैल्यू बढ़ने के लिए, L की वैल्यू बढ़ने के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अभी हम एक उससे समझेंगे N+L रूल से, है ना। N+L रूल से हम समझेंगे कि भाई N+L रूल होता क्या है, जो जो हमें बताता है कक्षकों की ऊर्जा के बारे में। N+N रूल हमें कक्षकों की ऊर्जा के बारे में बताएगा, N+L रूल, ठीक है ना। N+L रूल हमें कक्षकों की ऊर्जा के बारे में बताएगा। जैसे कि मैं कक्षक ले लेता हूं 1s, है ना, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, ठीक है ना, 3p, 4s, 3d, 4p, 4s, 3d, 4p। इस तरीके से मैंने कक्षक ले रखे, है ना, 1s इस तरीके से। तो 1s के लिए n का मान, l का मान और N+L का मान। तो 1s के लिए n1 है, l 0 है। 2s के लिए 2 है, ये 0 है। ये 2 है, ये 1 है। ये 3 है, ये 0 है। ये 3 है, ये क्या है, 1 है। ये 4 है, ये 0 है। ये क्या है, 3 है, SPD 2 है। ये क्या है, 4 है, P1 है। N+1, 1+0, ठीक है ना, 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 3+1, 4+0, 3+2, 4+1, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, कितना, 2, 3, 4, 4, 5 और 5, ठीक है ना। ये है, हमने N+L रूल से समझा, N+L रूल से समझा। तो इस हिसाब से ऑर्बिटल आते हैं। अब देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू N+N की एक 1s के लिए, तो सबसे पहले 1s आता है। उसके बाद 2 किसकी वैल्यू है, 2s वाली, फिर 2s आएगा। उसके बाद 3, 2p की भी 3 है और 3s की भी क्या है, 3 है। दो वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। दो वैल्यू 2p की भी 3 है और 3s की भी क्या है, 3 है। अब इसमें से क्या देंगे, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ध्यान देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इसका ज्यादा है, तो पहले 2p हमें लेना है, देन उसके बाद क्या लेना है, 3s लेना है। फिर हम देखेंगे 4 इसकी भी है और इसकी भी है, 3p और 4s की दोनों है। फिर वही हम चेक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 इसका बढ़ेगा, बाद में आएगा। तो पहले 3p और उसके बाद फिर 4s आएगा, ठीक है ना। और फिर 5 वैल्यू 3d 4p की है, तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखेंगे, पहले 3d और फिर 4p। तो पहले 3d आएगा, ठीक है ना, 3d, और उसके बाद क्या आएगा, 4p। इस तरीके से हमें N+N रूल के हिसाब से देखना है। हमने यहाँ बात की थी ना, हमने पीछे देखा था, यहाँ पे 4s की वैल्यू छोटा, 4s छोटा होगा 3d से, है ना। देखिए यहाँ पे N+L से साबित हो गया कि 4s छोटा है 3d से, एस कंपेयर एनर्जी के कंपेयर में। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कक्षकों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, N+N रूल के हिसाब से किस तरीके से हमें N+N रूल को लेके चलना है। तो हम कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, कौन ऑर्बिटल बाद में आएगा, जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी वो पहले आएगा,
और उससे ज्यादा ऊर्जा वाला ऑर्बिटल उसके ऊपर रहता है। और वो हमें कैसे डिसाइड करना है, N+L रूल के हिसाब से। हाइड्रोजन परमाणु में तो सिर्फ हम क्या देखते थे, मुख्य क्वांटम संख्या देखते थे, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमें क्या करना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमें आपके मुख्य क्वांटम नंबर के साथ साथ आपकी जो L की वैल्यू है उसको भी ध्यान देना है, और फिर हम बना पाएंगे किसकी ऊर्जा कितनी कम ज्यादा कैसी, उस हिसाब से उनको सेट कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।